जय हिंद एवरीवन। यस, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, मतलब रुका है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं शुरू करने से पहले फटाफट एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं आपको ऑपरेशन सिंदूर का। 7 मई को आफ्टर पहलगाम अटैक्स हमने उनके टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया। यस, एंड वी हिट देम रियली हार्ड, वी हिट देम राइट इनसाइड अबाउट 100 किलोमीटर्स तक, भावलपुर टेररिस्ट कैंप तक। उसके बाद में पाकिस्तान अपने सारे जोर लगा करके विथ अबाउट 300 टू 400 ड्रोन्स, मिसाइल्स, जेट्स, सब कुछ जो उनके पास था सबका सब उन्होंने ट्राई किया हमारे ऊपर लॉन्च करने का, बट दे कुड नॉट अचीव मच। कुछ इधर उधर के छोटे मोटे इफेक्ट हुए हैं हमारे, कुछ सिविलियंस वी हैव लॉस्ट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दीज ड्रोन्स वर टारगेटेड, उनको रोक दिया गया विद आवर गुड एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की और उनके एटलीस्ट 8 एयर बेसिस को डाउन कर दिया। यस, एंड इसके अलावा उनके एयर डिफेंस रडार्स और इंस्टॉलेशंस को 2 से ज्यादा एरियाज में टारगेट करके खत्म कर दिया गया। अब मैं इसके बाद इसके ऊपर तो बात ही नहीं करूंगा कि यस, उनके नूर खान एयरबेस पे शायद जो इतने सारे र्यूमर्स घूम रहे हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस था, या किराना हिल में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस था, सरगोदा एयरफील्ड के अंदर हमने टारगेट किया, शायद जिससे ट्रिगर हो गया, रेडियो एक्टिव लीकेज हो रखा है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ गए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दैट, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ना कोई प्रूफ है, ना किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ है। लेकिन यस, आज का हमारा ये वीडियो इज ऑन न्यूक्लियर, कि आज तक पाकिस्तान हर मोड़ पे न्यूक्लियर 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 और ये जो न्यूक्लियर बटन खेल रहा था, क्या उसमें एक्चुअली दम है ये न्यूक्लियर बटन इस्तेमाल करने का? क्या वो इस काबिल है? एंड यस, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कभी उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है किसी वजह से और वो ऐसा कुछ कोशिश कर देता है किन्हीं भी हालात में, तो कितना डैमेज कर लेगा और फिर इंडिया क्या करेगा? तो यस, दिस इज द डिटेल्स दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू यू इन दिस वीडियो। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1974 की, जब पहली बार भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और सफलतापूर्वक किया। लेकिन पाकिस्तान उस जले हुए पड़ोसी की तरह है कि जिससे अपने पड़ोसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। भारत ने उसी समय बोला था कि यह टेस्ट हमने किसी के खिलाफ नहीं किया है, बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए किया है, और भारत एक तरक्की करता हुआ देश है, उसके लिए किया है। लेकिन पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला 1974 में कि अगर पाकिस्तानियों को घास भी खानी पड़े तो वो खाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाकर रहेंगे, क्योंकि भारत ने बना लिया है, हिंदुस्तान ने बना लिया है। और उन्होंने वो घास खाई। आज तक वो उस घास को खा रहे हैं। अगर आप देखें तो उनकी आर्थिक हालात बहुत अच्छी नहीं है, ना तब थी और ना अब है। लेकिन उनके सभी वैज्ञानिक, सभी आर्मी ऑफिसर्स, सारी सरकारें लग गईं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। कुछ चोरियां करी गईं, कुछ लोगों से मांगा गया, और तब जाकर आखिरी में 1998 में जब भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए, और इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल करने का धंधा। हाँ, जब भी कुछ होता था तो पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा। उनके एक जनरल खालिद किरवई ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स केवल दिखावे के लिए नहीं है, उनको हम जब चाहें जहां चाहें यूज कर सकते हैं। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान की सोच में, भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में। भारत बोलता है नो फर्स्ट यूज, पाकिस्तान कहता है कि मैं जब चाहूं जैसे चाहूं यूज कर सकता हूं। सो बात करते हैं पाकिस्तान के पास डिलीवरी सिस्टम्स है क्या। अगर न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर को डिलीवर करने के लिए, अपने दुश्मन के एरिया तक पहुंचाने के लिए क्या क्या सिस्टम्स है। सो पाकिस्तान के पास 170 से लेकर के अबाउट 180 के बीच में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड जो हैं उसके पास, उसके लिए उसके पास डिलीवरी सिस्टम, यानी जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स कौन से मिसाइल पे लगेगा और वो कितने दूर तक अंदर लेकर के जाएगा और दुश्मन के एरिया में, यानी हमारे एरिया में डिलीवर कर सकता है, उसके बारे में बातें करते हैं। सो इसके पास में खास तरह से शाहीन और घौरी, ये सीरीज के मिसाइल्स हैं। शाहीन के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जिसके रेंज 750 किलोमीटर से लेकर के 2750 किलोमीटर तक क्लेम करते हैं ये।
गौरी के कुछ 1350 किलोमीटर्स के आसपास तक का रेंज है। उनके अलावा एक रडार, एक क्रूज मिसाइल है जो एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है। बाबर 3 एक सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसको वो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो बहुत ही सिंपल और लो लेवल का होता है। ये सब के अलावा उसके पास एक नसर करके टैक्टिकल मिसाइल है जिसका रेंज अबाउट 70 किलोमीटर्स तक है। और हर बार जो ये कहता है कि मैं मिसाइल अटैक कर दूंगा, मिसाइल अटैक कर दूंगा, मैं इवन टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए मिसाइल अटैक कर दूंगा, उसका कहने का जो इंडिकेशन है वो इस नसर मिसाइल के लिए ये कहता है। इन ए टैक्टिकल ऑपरेशन, टैक्टिकल होता है छोटा, स्ट्रैटेजिक होता है बड़ा। सो टैक्टिकल छोटे से ऑपरेशन के अंदर भी ये जो कहता है कि मैं अटैक कर दूंगा, सो ये नसर के लिए कहता है जिसका रेंज 70 किलोमीटर्स है, जो स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के लिए बना है कि अगर इंडियन आर्मी का स्ट्राइक कोर पाकिस्तान के अंदर घुस जाता है, उसका कहना है कि वो हार मानने से पहले टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, ऐसा वो कहता है। अभी अब देखेंगे क्या वो कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता है। अभी दोनों देशों की न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, कि भारत कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग सबसे पहले नहीं करेगा। लड़ाई में वह प्रयोग तभी करेगा जब भारत के ऊपर इस तरह का हमला होगा या न्यूक्लियर अटैक होगा, तब भारत उसका जवाब देगा। इससे पूरे विश्व के देशों को पता है कि भारत एक जिम्मेदाराना देश है। जिम्मेदारी से वो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रयोग में लाएगा और कभी भी सबसे पहले बटन नहीं दबाएगा, मतलब उनका प्रयोग नहीं करेगा। पाकिस्तान का अप्रोच एकदम अलग है। पाकिस्तान ने इसमें कोई क्लियरिटी दे ही नहीं रखी। पाकिस्तान कहता है कि मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में अगर मुझे खतरा महसूस होगा तो मैं न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर लूंगा, भले ही मुझे पहली बार ही क्यों ना करना पड़े या सबसे पहले मुझको ही क्यों ना करना पड़े। इसका मतलब है कि अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तब पाकिस्तान प्रयोग कर सकता है, अगर कोई लिमिटेड वॉर होती है जैसे कारगिल हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने बोला था कि हम अगर कुछ खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर सकते हैं। और कल को अगर बालाकोट या पहलगांव के रिटेलिएशन में इंडिया कुछ करता है तो हो सकता है कि जनरल साहब बोले कि चलो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर लेते हैं। विश्व को पता है कि किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी से पाकिस्तान आर्मी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सरकार ही नहीं है। सरकार तो पाकिस्तान की सेना है जो खुद चलाती है और खुद वही सरकार है। तो अगर जनरल असीम मुनीर साहब को लगा कि आज मेरा मन है चलिए न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया जाए तो कर लेंगे। यह हालत वैसी हो गई है जैसे एक बच्चे के हाथ में पिस्तौल खिलौना ना देकर असली दे दी गई और वह बच्चा लेके घूम रहा है, कब ट्रिगर दब गया और कब फायर हो गया तो उसको भी नहीं पता कि नुकसान कितना और किसका हो सकता है। और इसी चीज को इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट 2022 में क्लियरली लिखा गया है कि पाकिस्तान की यह पॉलिसी उसके ऊपर बैकफायर कर सकती है, क्योंकि उस थ्रेशोल्ड का वह लेवल कि कब फायर करना है वह पाकिस्तान ने डिसाइड ही नहीं कर रखा। वह किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर या उसकी मनमर्जी के ऊपर होगा। ओके, अब देखते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटी। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। पूरे वर्ल्ड ओवर सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर ट्रायड माना जाता है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और इंडिया। यस, और क्या है ये न्यूक्लियर ट्रायड? ये न्यूक्लियर ट्रायड है जब कोई कंट्री के पास में लैंड, एयर और सी तीनों जगह से न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने की काबिलियत होती है, तब उसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ 4 कंट्रीज के पास में है, पाकिस्तान उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंडिया के पास आईएनएस अरिहंत के वजह से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। क्या है ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी? ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये है कि अगर पहले पाकिस्तान ने यूज किया और ज्यादा से ज्यादा एरिया, शायद ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी इंडिया वो काबिलियत रखता है कि पहले स्ट्राइक के बाद भी सेकंड इन रिस्पॉन्ड स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बर्बाद करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, इसके डिलीवरी सिस्टम्स और इसकी टेक्नोलॉजी फार सुपीरियर है जो पाकिस्तान के पास है उससे। और ये सब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है इंटेंट के ऊपर। हमने कभी अपना न्यूक्लियर वेपन का कार्ड नहीं फेंका कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लेंगे। हमने बस एज ए डेटरेंस उसको रखा हुआ है कि अगर
कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, न्यूक्लियर स्ट्राइक, वी हैव द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तभी सिर्फ हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान का यह न्यूक्लियर ब्लफ जो बार बार वह कहता रहता है कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, क्या कभी पकड़ा गया है? एक बार नहीं, कई बार। बताता हूं। 1998 में पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। 1999 कारगिल होता है, जिसमें पाकिस्तान की सेना कारगिल के कुछ इलाके पे कब्जा करती है और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। जब प्रेशर ज़्यादा बनता है तो पाकिस्तान चिल्लाना शुरू कर देता है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। यही नहीं, उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका भाग कर जाते हैं और क्लिंटन से बात करते हैं। एंड क्लिंटन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे उस समय, उनको बोलते हैं कि आप अपनी फौजों को वापस ले लीजिए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएस नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स में लिखा हुआ है कि क्लिंटन ने यह सलाह नवाज शरीफ जी को दी थी। 2016 उरी पर हमारी पोजीशंस पर हमला हुआ और उसके जवाब में भारत ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, जो कि पूरे विश्व को पता है। एंड पाकिस्तान ने फिर हल्ला मचाना शुरू किया कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ब्लफ और कुछ नहीं। फिर आते हैं 2019 में बालाकोट स्ट्राइक। थोड़ा सा पाकिस्तान ने एयर एफर्ट एक्टिवेट किया, हल्ला मचाया कि हम फिर से न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद शांति, ब्लफ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अभी पहलगाम इंसिडेंट के बाद जब भारत ने अपनी तरफ से जवाब दिया तो उनको बहुत दर्द होने लगा और हल्ला मचाने लगे कि हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शंस के सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह न्यूक्लियर ब्लफ एक ड्रामा बनकर रह गया है, केवल भारत के सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने। सब ने देख लिया है कि बार बार यह देश, मैं कहूँगा कि एक ऐसा देश जो बिल्कुल जिम्मेदार तो है ही नहीं, धमकी देता रहता है, पूरी विश्व की शांति बिगाड़ता रहता है, और पाकिस्तान का यह ब्लफ एक सेल्फी प्रॉप बन के रह गया है, बाकी यूज तो कहीं होता नहीं है। नाउ लेट्स टेक द हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर कुछ सरफिरे लोग पाकिस्तान के अंदर डिसाइड करते हैं कि लेट्स गो न्यूक्लियर, कि न्यूक्लियर जो ऑप्शन है हमारा, इसको हम एक्सरसाइज करते हैं, तब क्या होगा? कर सकते हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्ट्रिन में कहीं नो फर्स्ट यूज तो है नहीं, वो तो इंडिया के डॉक्ट्रिन में है, वो तो ओपनली कहता है कि हम पहले न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देंगे। सो अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान गोज फॉर ए न्यूक्लियर ऑप्शन, तब क्या? अजम्पशन के लिए मान लेते हैं कि किसी टैक्टिकल की इंडिया का स्ट्राइक कोर मूव कर गया है अंदर एंड पाकिस्तान लॉन्च अ मिसाइल स्ट्राइक विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड, तब क्या होगा? इंडिया ने कसम खाई है कि नो फर्स्ट यूज करेंगे, बट ये कसम नहीं खाई है कि उसके बाद नहीं मारेंगे। एक बार आपके दरवाजे खुल जाते हैं, मैसिव रिटेलिएशन इज आवर डॉक्ट्रिन, मैसिव रिटेलिएशन, कि पूरा का पूरा निस्तो नाबूद कर देंगे। वी आर गोइंग टू गो बैक विद मैसिव रिटेलिएशन, और हमने आपको बता रखा है वी हैव गॉट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हम एक न्यूक्लियर ट्रायड हैं। एक 15 या 20 किलो टन के न्यूक्लियर वॉरहेड से आपका पूरा का पूरा कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ऐसे पूरे के पूरे सिटीज़ में मोर देन लैक्स ऑफ कैजुअलिटीज विल हैव, और उसके अलावा 10-10 साल तक कैंसर और रेडिएशन से लोग इफेक्ट होते रहेंगे। और एक चीज़ जो इसके साथ कनेक्टेड मैं आपको बता रहा था कि लेट्स से कि हमारी स्ट्राइक कोड गई, मान लेते हैं लाहौर पहुंच गई या रावलपिंडी पहुंच गई वहां पे, आपको लगा कि अब तो हमारे फोर्सेस खत्म हो गए हैं, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग द इंडियन आर्मी, तो हम इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं। तो आप न्यूक्लियर अटैक कहां करोगे? इंडियन आर्मी, क्या इंडियन आर्मी सिर्फ कंसंट्रेटेड एक साथ है? उस समय इंडियन आर्मी आपका लेट्स से लाहौर के अंदर है, आपके सिटीज के अंदर है, वहां पे आपके सिविलियंस हैं। तो आप जो कहते हैं सोच करके बताइए, आप अपने एरिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट करके कैन यू एक्सरसाइज योर न्यूक्लियर ऑप्शन? क्या आप न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं वहां अपने एरिया के अंदर? क्या बकवास करते हैं? कहां करेंगे आप इंडिया में स्ट्राइक करेंगे। अगर आप इंडिया में स्ट्राइक करते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके तो ड्रोन्स नहीं पहुंच रहे हैं यहां पे, आपके मिसाइल्स नहीं पहुंच रहे हैं यहां पे, सो इंडिया के अंदर तो पहुंचेगा नहीं। और अगर पहुंच भी गया, मान लेते हैं, लेकिन हमारा स्ट्राइक कोर तो ऑलरेडी आपके अंदर है ना, they will keep doing the damage that they are already doing. So it's high time, let's just call off this damn nuclear bluff of yours. चलिए अब सिनेरियो 2 लेते हैं। ये एक कंप्लीट न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है, और पाकिस्तान को भी हम बोलते हैं कि उनके पास 170-180
न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास कितने हम नहीं बताते, बट कहते हैं कि 107 बराबर बराबर न्यूक्लियर वेपन्स हम दोनों के पास में हैं, और पाकिस्तान सारे न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के ऊपर चलाता है और इंडिया सारे न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के ऊपर चलाता है। तो किसका नुकसान ज़्यादा होगा या किसका नुकसान कम होगा? पाकिस्तान की अगर आप लोकेशन मैप के ऊपर देखेंगे तो उनकी जितनी मेजर सिटीज़ हैं 300 से 400 किलोमीटर के बीच में है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ही कम है। एक कंपेयर करते हैं कि अगर पाकिस्तान का 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, जो कि कंप्लीट इलाका है पाकिस्तान का, और भारत जिसका इलाका है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा, अगर 10 से 15 स्ट्राइक्स, जो वैसे तो होने वाली है नहीं पाकिस्तान से, बट ठीक है, दुश्मन के लिए इतना हमने दिया उनको, इंडिया के ऊपर होती हैं, तो उसके बाद में भी 20 से ज़्यादा एयर बेसेस, बहुत सारे मिलिट्री स्टेशंस, पूरी कमांड चेन, नेवी इंटैक्ट बनी रहेगी। नुकसान होगा, मैं मानता हूं कि नुकसान हमें भी होगा, लेकिन एक तरफ पूरा देश पाकिस्तान खत्म हो चुका होगा, दूसरी तरफ भारत का एक हिस्सा खत्म हुआ होगा। भारत फिर से रीग्रुप करेगा, फिर से खड़ा होगा और भारत सरवाइव करेगा, लेकिन विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका होगा। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि अगर पाकिस्तान उसके पास जितना भी न्यूक्लियर आर्सेनल है सारा का सारा इस्तेमाल कर देता है तो कितना डैमेज होगा। नाउ सबसे पहली बात इसमें कि अभी आपने देखा है हाल फिलहाल में इन्होंने 300 से 400 ड्रोन्स एक साथ, मिसाइल्स, अपने फाइटर जेट, सब कुछ एरी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इंडिया के अंदर पहुंचा क्या? हार्डली एनीथिंग। और जो भी आया है छोटे मोटे डैमेज हुए हैं वो इंटेंडेड एरिया पे नहीं है। इसका मकसद ये है कि वो अगर दिल्ली में मारने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली पे नहीं पहुंचा है, वो कहीं खेत खलियान कहीं बीच में ही उसको टारगेट करके हमने गिरा दिया है। ओके, तो अभी कमिंग बैक टू द सिनेरियो कि अगर पाकिस्तान के पास सब कुछ है और सब कुछ भी लगा देता है तब कितना फर्क पड़ेगा इंडिया के ऊपर, इसको कंसिडर करते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स होंगे, करीब 170 से लेकर के 180 के बीच में कुछ है। और ये जो सारे वॉरहेड्स हैं इसके पास, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ये 15 किलोटन से लेकर के 100 किलोटन के बीच में है। सो लेट्स टेक द वर्स्ट सिचुएशन कि अगर वो सारे के सारे 100 किलोटन का वॉरहेड इस्तेमाल करता है। फॉर एन एस्टिमेट, आपको कॉन्टेक्स्ट दिखाने के लिए, जो हिरोशिमा में इस्तेमाल हुआ था वो दैट वाज ओनली ए 13 किलोटन का वॉरहेड था, और अभी मैं बात कर रहा हूँ 100 किलोटन, मतलब 7 टाइम्स ऑफ एवरी बॉम्ब दैट वाज यूज्ड ऑन हिरोशिमा, उसका 7 टाइम्स ज़्यादा करीब करीब। ओके, एस्टिमेट बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखाता हूँ। ये जो डैमेज कैलकुलेट होता है इसका, दिस इज कैलकुलेटेड इन PSI, दैट इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। हर स्क्वायर इंच के ऊपर कितने पाउंड्स का प्रेशर पड़ता है। सो इसमें जो नोट करने वाली चीजें हैं, 0.15 PSI जिसमें ग्लास और विंडोज शैटर हो जाते हैं, 1 से 2 PSI के बीच में लाइट डैमेज टू बिल्डिंग्स, एंड 5 PSI सीवियर डैमेज टू बिल्डिंग्स लाइक फैटेलिटीज, जिसमें लोग मर सकते हैं। सो ये है कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, अगर 100 किलो टन का एक वॉरहेड इस्तेमाल होता है तो कितना डैमेज करेगा? जहां गिरेगा वहां से 5 PSI का ओवर प्रेशर वाला एरिया होगा, 1.7 किलोमीटर का रेडियस। जहां गिरता है उससे 1.7 किलोमीटर के पूरे रेडियस के अंदर 5 PSI होगा, जहां पे सीवियर ब्लास्ट डैमेज होगा और मैक्सिमम फैटेलिटीज होंगे। इसके अलावा एक थर्मल रेडिएशन वाला एरिया है जो विच विल एक्सटेंड टू 2.5 किलोमीटर रेडियस, मतलब जहां गिरा है वहां से 2.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 3rd डिग्री बर्न्स तक कॉज होगा। इसके बाहर और एक सर्कल बनता है जो मॉडरेट डैमेज है, जहां 1 PSI, मैंने आपको बताया था 1 PSI क्या है। 1 PSI वो है जिसमें लाइट डैमेज टू बिल्डिंग्स हो सकती है। सो ये मॉडरेट डैमेज एरिया विल एक्सटेंड टू अबाउट 4.7 किलोमीटर का रेडियस। और ये जो है ये फिगर्स आर बेस्ड ऑन ऑप्टिमल एयर बर्स्ट, मतलब ग्राउंड से ऊपर जब एयर बर्स्ट होगा, क्योंकि ग्राउंड पे अगर आता है तो वो ज़्यादा फैल नहीं सकता। इन ऑल लाइकलीहुड ऐसे बड़े पैमाने पे फायर करने वाले वॉरहेड्स हैं, इनको जनरली एयर बर्स्ट होता है कि हवा के अंदर ही ब्लास्ट करता है ताकि सबसे दूर तक ये फैले इसका ब्लास्ट एरिया। सो ये ऑप्टिमम एयर बर्स्ट डिटोनेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। सो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि एक ब्लास्ट कितना इफेक्ट करेगा। सो उसी को लेते हुए आगे 1.7 किलोमीटर का अगर रेडियस
के अंदर सीवियर ब्लास्ट डैमेज होगा तो ये 9.1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब पूरा एरिया जो है, अभी हमने रेडियस की बात की थी, अभी हम एरिया की बात करें तो 9.1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया के अंदर सीवियर ब्लास्ट डैमेज होगा एक न्यूक्लियर बॉम्ब से 100 किलो टन का। फॉर मॉडरेट डैमेज जो हम बात कर रहे थे जिसका रेडियस 4.7 किलोमीटर रेडियस है, ये 69.4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया को डैमेज करेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि टोटल अगर 170 वॉरहेड्स को इस्तेमाल करता है, और ये हंसने वाली बात होगी कि सारे के सारे इंडिया के अंदर पहुंच जाए और हमारे एयर डिफेंस जिसने प्रूव किया है कि कितनी अच्छी है कुछ ना कर पाए, तब कितना डैमेज हो सकता है। सो टोटल डैमेज होगा अगर ऑल 170 वॉरहेड्स आर ड्रॉप्ड इन इंडिया, मैक्सिमम सीवियर डैमेज एरिया होगा 170 इंटू 9.1 किलोमीटर स्क्वायर, जो होगा 1547 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ये एरिया है जिसके अंदर सीवियर डैमेज होगा। इसके अलावा मैक्सिमम मॉडरेट डैमेज एरिया होगा 11,798 किलोमीटर स्क्वायर, और ये उस बेसिस पे है कि एक ब्लास्ट एरिया और दूसरे ब्लास्ट एरिया के अंदर कोई ओवरलैप नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इन ऑल लाइक्लीहुड एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है, तो ये ज़्यादा बड़ा वाला जो एरिया है वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग होते हैं ये एक दूसरे के साथ में। लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया को एंगेज करें, इसीलिए हमने उसको ओवरलैप नहीं रखा है। ओके, इनको देखते हुए इंडिया का टोटल एरिया है अप्रोक्सीमेटली 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज पूरे एरिया के अंदर अगर डैमेज होता है वो कितना होगा 1547 किलोमीटर स्क्वायर, जो सीवियर डैमेज इंपैक्ट वाला एरिया है, दैट इज ओनली 0.047%। मतलब 0.047% ऑफ एंटायर कंट्री इज द वन जिसके अंदर सीवियर डैमेज होगा। और जो हम 11,798 किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहे थे, दैट वुड बी 0.359, मान लीजिए आप मोटा मोटा 0.4%, मतलब 1% ऑफ इंडिया विल ऑल्सो नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस। सो ये क्या होता है, इसको अगर हम एक्चुअल कुछ कंपेयर जब तक नहीं करें हमें समझ में नहीं आता है। तो इफ वी हैव टू कंपेयर, इट इज रफली इक्विवेलेंट टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, या अगर नेशनल कैपिटल रीजन इंक्लूडिंग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद सब के सब मिला दें तब इसके आसपास आता है, या मे बी मुंबई, पुणे और थाने। और अगर हम सिर्फ सीवियर डैमेज वाला एरिया लेते हैं, दैट इज रफली 1550 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये है दिल्ली सिटी प्रॉपर, नॉट इवन दिल्ली एनसीआर। सो ये है इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये तो हमने सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया एक कंपैरिजन के लिए दिखाया है, ये बताने के लिए कि इसके बावजूद इंडिया अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। There are a lot of other factors that will get affected. Lakhs of people will lose their life. ये तो है। But again, 200 से 300 आपने ट्राई कर लिए तो क्या हुआ? आए क्या यहाँ पे? आए तो है नहीं, वो तो है। This is the worst situation कि अगर उसके बावजूद आपके एक आध आ जाता है तब क्या इफेक्ट होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर अटैक कर तो सकता है नहीं, ना तो उसके पास इतनी क्षमता है, ना काबिलियत, और मैं कहूँगा कि कितना भी अगर ना समझ होगा ना, तो इतनी समझ तो रहेगी कि अपने ही पैर पर, हाथ पे और सिर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद के आवाम में कुछ जवाब देने के लिए इतना धैर्य रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि इन केस अगर इस तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है और उस समय आप लोगों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपके पास किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करें, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अंत में मेरी प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपील है कि आप मजबूत रहिए, एक साथ रहिए। आज भारत को एक साथ रहने की ज़रूरत है। दुश्मन पाकिस्तान बहुत छोटा है, 1947 से हमेशा उसने मुंह की खाई है, लेकिन हमें एक साथ रहना है। जय हिंद।